मैं पूछना चाहता हूँ, आज हर प्रत्येक व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ कि राजकुमार सहयोगी जी के काल में एक भी विकास मुझे गिना के दिखा दो, मैं चैलेंज करता हूँ। और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर हमारी राष्ट्र लोकदल सरकार आने के बाद अपने अमित भाई का एक स्मारक पार्क भी बनवाएंगे। इन्होंने जवानों के कफन तक चोरी कर लिए, इनसे बड़ा चोर कौन हो सकता है दुनिया में। वो सिर्फ 95 रुपए के गेहूं को देने के साथ साथ ये 150 रुपए का आपने देखा होगा, उसमें मोदी और योगी दोनों की फोटो लगी हुई है। ये क्या करना चाह रहे हैं? जब अपने 7 साल में अपने किए हुए वायदों को ये निभा नहीं पाए, तो क्या अब ये अपने वायदों को कर पाएंगे? नहीं कर सकते। जी नमस्कार, मैं उजय चौधरी, एचपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ एक इजलास विधानसभा से एक मानी हुई हस्ती हमारे साथ बैठे हुए हैं। आखिर जिनको कौन नहीं जानता, जिनका नाम है ओमवीर सिंह दिवाकर जी। मैं इनके बारे में बता दूं, ओमवीर सिंह दिवाकर जी लोकदल पार्टी से न्याय यात्रा संयोजक भी हैं, जो वर्तमान में इस पद पर है। तो आज हमसे बहुत सारे इजलास के मुद्दों पर लेकर खास मुलाकात करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एचपी न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ओमवीर जी से आज मैं बहुत सारे सवालों पर चर्चा करने वाला हूँ। इसमें से मेरा पहला सवाल ओमवीर जी से ये रहेगा, ओमवीर जी जैसे कि 2022 में विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है, तो लोकदल की इस 2022 के चुनाव को लेकर क्या क्या किया जा सकता है? मैं आपको बताना चाहूँगा महोदय जी, जो 2022 का जो चुनाव आने वाला है, मैं जहाँ तक समझता हूँ और जहाँ तक मेरे साथी लोग समझते हैं, और आज जो जनता त्राही चल रहा है, जो बीजेपी की रणनीतियों से, जो कि बीजेपी ने अच्छे खासे वायदे किए, हम गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अगलितों के लिए हम सुविधा देने का काम। अगर आज मैं उस निचले पायदान से देख करके बात करता हूँ, तो जो हमारे बीजेपी सरकार ने जो चुनावी रैलियों में जो अच्छे खासे घोषणा पत्र के साथ में, जिस घोषणा पत्र का जनता के साथ में करार हुआ है, इन्होंने कहा था कि हम युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आया। इनके कार्यकाल में 84% आपका नौकरी रोजगार घटने का तो काम हुआ, लेकिन उसमें कोई भी तरक्की नहीं हुई। और जितना भी लोग आज परेशान हैं महंगाई को लेकर, और जितने भी अत्याचारों को लेकर परेशान हैं, मैं नारी शक्ति की बात करूं, महिला की बात करूं, हमने देखा है कि इन्हीं के शासनकाल में हमारे इजलास के पास एक आपका हाथरस लोकसभा पड़ता है, जो मेरा खुद का निजी लोकसभा क्षेत्र हाथरस लगता है, जहाँ एक दलित महिला के साथ, एक दलित बच्ची के साथ में, जो मनीषा वाल्मीकि जो थी, उसके साथ में कितना दुर्व्यवहार किया गया। ये लोग कहते हैं कि हिंदुत्व की पार्टी है, ये लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करें। जब ये हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, तो मैं जिनसे जानना चाहता हूँ, मैं इनसे पूछना भी चाहता हूँ साथ ही साथ में, कि जब ये हिंदू राष्ट्र घोषित करने की घोषणा करते हैं, अपने घोषणा पत्र में शामिल करते हैं इन चीजों को, जनता को बहकाने का काम करते हैं, तो उस दिन इनका हिंदू धर्म कहाँ चला गया था, जिस दिन उस बेचारी एक अबला नारी को, एक बिटिया को इन्होंने रात के 2 बजे उसका दाह संस्कार करने का काम किया, जो कि इन्होंने उसके परिवार से भी मिलने नहीं दिया गया। तो बीजेपी सरकार तो ये भी बोलते हैं, योगी जी ये बोलते हैं कि हमने उस मीडिया को न्याय दिलाने का कार्य किया है, उन सभी दोषियों को सजा दी है। तो उसके मैं बताना चाहूंगा आपको, इन्होंने कहा कि हम सरकारी योजना देने का उन्हें काम करें, 25 लाख रुपए की इन्होंने घोषणा की, लेकिन आज तक उस बेटी के माँ बाप को आज तक कोई पैसा नहीं मिला, कोई सरकारी अनुदान नहीं मिला। अगर वो अपनी अगुवाई करने के लिए अगर इनसे जाते हैं इनके पास में, तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं। अगर इसी के दौरान मैं एक आपको बता देना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से, और जो बहुत लोग मुझे सुनेंगे, बहुत लोग मुझे देख भी रहे होंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो बात करते हैं लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, पुलवामा हमले में आपने देखा होगा, एक हमारे किशोर जी थे आगरा के, जो शहीद हुए। हमारे आदित्यनाथ योगी जी ने, हमारी केंद्र की सरकार ने उन शहीदों के लिए सरकारी अनुदान देने का वायदे किए। जब वो महिला सरकारी अनुदान मांगने के लिए जब आदित्यनाथ योगी जी आगरा में आई थी, जब उस महिला ने अपनी बात रखने का प्रयास किया, तो उस महिला को गिरफ्तार कर लिया। कहाँ दे रहे हैं सरकारी योगदान? नहीं दे रहे। सरकार तो बोलती है कि हम गरीबों के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं, उन्होंने गरीबों के लिए फ्री में राशन बनवाया। बिल्कुल सही बात, मैं खुश हूँ इनकी योजना से, मुझे खुशी है कि इन्होंने गरीबों की सहायता करने का प्रयास किया, लेकिन उस गरीबी की सहायता जो करने वाले थे, उसके पीछे इन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया। क्या घोटाला किया, मैं आपको बात अच्छी बताना चाहूँगा।
मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जो 5 किलो गेहूं देने का जो काम कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि 60,000 करोड़ लोगों को हमने गेहूं देने का काम किया। आज मैं बता देना चाहता हूं कि वो गेहूं कितने का है। अगर 19 रुपए किलो भी गेहूं आ रहा है तो आपको 95 रुपए का गेहूं होता है, और उस 95 रुपए के गेहूं को देने के साथ साथ ये 150 रुपए का आपने देखा होगा, उसमें मोदी और योगी दोनों की फोटो लगी हुई है। ये क्या करना चाह रहे हैं? उस 5 किलो गेहूं से आज इन्होंने हमारे हाथ में कटोरा पकड़ा दिया, जो हमारी गरीब जनता थी उनके हाथ में कटोरा पकड़ा दिया, और ये कहते हैं कि हमने मतलब 5 किलो गेहूं देने का काम किया। 5 किलो गेहूं देने का काम किया 2014 में, जो गैस सिलेंडर का दाम था 400 रुपए, और आज 8.5 महीने के अंदर 265.50 रुपए बढ़ाने का काम किया। 95 रुपए का गेहूं देकर के मतलब हमसे 165 रुपए 170 रुपए हमसे एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, और ये कह रहे हैं गरीबों का सहयोग कर रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि सरकार के द्वारा महंगाई भी बढ़ाई जा रही है। मैं बता देना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा जितनी भी महंगाई आज बढ़ाई हुई है, आज गरीब तबके का जितना भी व्यक्ति है उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, और वो आने वाले कुछ सालों में भी अपने आप को नहीं सुधार जी। जैसे मैं बात करूं अभी दिल्ली में और लखनऊ में भी राकेश टिकैत जी ने बोला कि हम बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, और अभी जैसे कि किसान आंदोलन चला हुआ है, तो क्या राकेश टिकैत जी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो ठीक है? देखिए, आंदोलन कोई भी हो सकता है। किसानों का आंदोलन हो सकता है, आपके किसी आरक्षण को लेकर आंदोलन हो सकता है, किसी भी समस्या को लेकर आंदोलन हो सकता है। आज अगर राकेश टिकैत जो आंदोलन कर रहे हैं किसानों को, वो किसानों के दर्द को समझने का काम कर रहे हैं। तो किस हेतु में कार्य कर रहे हैं? क्या रीजन है ऐसा कि उनको आंदोलन करना पड़ा? रीजन सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है, आप ये बताइए, बिल पहले आया या आपके वेयर हाउस पहले बनाए गए? वेयर हाउस आपके पहले बनाए गए, बिल आपके बाद में आए, तो आप कह सकते हैं क्या ये किसानों के हित का बिल होगा? मैं तो नहीं मानता। जिस बिल के बारे में जनता को अवगत बाद में कराया जा रहा है, जो हमारे एक आम जनता को बाद में अवगत कराया गया कि ये बिल मतलब पारित किए गए हैं, बिल लागू किए जा रहे हैं, उनसे पहले वेयर हाउस तैयार हो जाए। मैं कैसे मान लूं इस चीज को कि जनता के हित में बिल बनाए जा रहे हैं? तो जो राकेश टिकैत जी ने किसान आंदोलन के तहत जो 3 रूल है जिन्हें काले कानून के नाम से जाना, काले कानून है कौन कौन से? देखिए, काले कानून क्या है कि अभी कोई एक हमारे गांव का एक व्यक्ति अगर 10 बीघा खेती करता है, आज हम उसे किसी कॉन्ट्रैक्ट पे उस खेती को दे देते हैं, और वहीं नौकरशाही बंद करके हमें काम करना पड़ेगा। ये कानून कैसा कानून? जो उद्योगपति, जो जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो हमसे खेती लेकर के कॉन्ट्रैक्ट पे हमें एक नौकर बनाने का काम करेंगे, वो कैसा कानून है? सरकार तो कहती है कि हम इस माध्यम से रोजगार दिलाएंगे। कहाँ रोजगार दिला रहे हैं? आज भी रोजगार दे दिया ना। आज युवाओं सड़कों पे घूम रहे हैं, 60 सड़कों पे घूम रहे हैं, कहाँ है रोजगार? जब अपने 7 साल में अपने किए हुए वायदों को ये निभा नहीं पाए, तो क्या अब ये अपने वादों पर अमल कर पाएंगे? नहीं कर सकते। जैसे कि हम देखते भी आए हैं कि आपको इगलास विधानसभा का भाग्य सीट माना जा रहा है, हो सकता है कि आने वाले समय में आपको यहाँ से सीट भी मिले। तो यदि आप विधायक बनते हैं जी, तो आने वाले समय में इगलास के विकास में क्या क्या करोगे? मैं सर आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ का विधायक होता हूँ, जिस तरीके से आज हमारे यहाँ के जो राजकुमार सहयोगी जो विधायक जी, जो भी वायदों के मुताबिक ये भी आए, आज जितने भी इनकी राजनीति जो रह गई है, तुष्टीकरण की राजनीति रह गई है, थाने और चौकी की राजनीति रह गई है। शायद आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, आपने गोड़ा थाने का भी एग्जाम्पल देखा होगा, आपने इगलास थाने का भी एग्जाम्पल देखा होगा, और आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। एक विधायक की राजनीति थाने और चौकी की नहीं हुआ करती है। जनता का प्रतिनिधि होता है, जनता की आवाज को सुनने का काम करता है, जनता के बीच में विकास करने का काम करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज हर प्रत्येक व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ कि राजकुमार सहयोगी जी के काल में एक भी विकास मुझे गिना के दिखा दो, मैं चैलेंज करता हूँ। तो आपका मानना है कि राजकुमार सहयोगी जी के द्वारा कोई कार्य नहीं? मेरे अनुसार नहीं किया जी। तो यदि हम बात करते हैं कि मेरा उम्मीद जी से अगला सवाल ये रहेगा, आप वोट मांगना चाहते हैं 2022 के इलेक्शन के दौरान, तो कौन कौन से मुद्दे होंगे? मैं चाहता हूँ कि आप कुछ मुद्दे ऐसे बताएं जिनके माध्यम से आप वोट मांगना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा जो संकल्प पत्र जो भी तैयार हुआ है, जो तैयार कर रहे हैं, हमने अडानी और अंबानी के ऑफिस में बैठ करके तैयार किया। तो संकल्प पत्र में आपके द्वारा क्या क्या रखा? हमारे संकल्प पत्र में सबसे जो पहली मांग है हमारी, आज आप देख रहे हैं कि जो संवैधानिक तरीके से भी वो चीजें बंद की गई है। जो आज आपका एक सफाई कर्मचारी
आज भी गटर में उतर करके सफाई करने का काम करता है। ये सैटेलाइट पे करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, आसमान में सैटेलाइट भेज देते हैं, लेकिन उनके लिए 1 करोड़ की मशीन तैयार नहीं कराई गई। सबसे पहला हमारा मुद्दा रहेगा, जो भी सफाई कर्मचारी हैं उनको मशीनरी के माध्यम से काम कराया जाए, ना कि उन्हें गटर में उतार के काम कराया जाए। आपने देखा होगा पिछले साल 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई गटर में उतर के। क्या मिला उन्हें? बात करते हैं सफाई की, सफाई स्वच्छ अभियान की बात करते हैं, और आज हमारे व्यक्ति मतलब गटर में कूद करके, गटर में उतर करके सफाई करते हैं, और सफाई स्वच्छता की बात करते हैं। तो यदि आने वाले समय में बात करें तो आपकी सरकार क्या क्या कदम उठाने वाली है, और शिक्षा, रोजगार और विकास है? शिक्षा, रोजगार, विकास से तो बात करूं, जो जितने भी अशोषित वंचित पीड़ित, जो 2 अप्रैल को लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, उनके खिलाफ इन्होंने फर्जी मुकदमा लगाने का काम किया, उन्हें जेल भेजने का काम किया। उनमें कुछ लोगों ने शहादत दी, उन्हें आज तक सरकारी अनुदान नहीं मिला। सबसे पहला हमारा मुद्दा रहेगा, जिससे जो भी व्यक्ति फर्जी फंसाए गए हैं उनको हम रियायत देंगे, उनके केस वापस लिए जाएंगे। सर, आपने देखा है कि बोलते थे हम जवानों को रक्षा दें, जवानों को सुरक्षा दें। आज जवानों के पास खाने को एक अच्छा भोजन नहीं है, जवानों के पास पहनने के लिए एक अच्छा वस्त्र नहीं है। इन्होंने जवानों के कफन तक चोरी कर लिए। इनसे बड़ा चोर कौन हो सकता है दुनिया में? और मैं बात करूं इगलास विधानसभा की, तो हमारे इस राजकुमार सहयोगी जी जो आज प्रेजेंट में विधायक है, एक हमारा एक भाई अमित कुमार 13 गांव के रहने वाले थे, वो शहीद हुए 2020 में नागपुर की धरती पे। जब उनका अंतिम संस्कार करने की बात आई तो उनके घर वालों ने अपनी इच्छा जाहिर की कि हम अपनी ही स्वयं की जमीन में ही इनका अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन वो राजकुमार सहयोगी जी ने उनको कृषि विभाग की एक सरकारी जमीन में दाह संस्कार कराया, और उनसे कहा कि इसका मतलब इसे हम सरकारी अनुदान देने का काम करेंगे, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं किया। और मैं बता देना चाहता हूं, अगर हमारी राष्ट्र लोकदल सरकार आने के बाद अपने अमित भाई का एक स्मारक पार्क भी बनवाएंगे। जी, मैं बात करूं तो उम्र जी से, उम्र जी यहाँ के महावीर विद्यार्थी माने जाते हैं, इनके द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए, गरीबों के हित में कार्य किए गए, और इनका कहना ये भी है आगे भी करते रहेंगे। इसी तरीके से और बहुत महान व्यक्तियों के साथ में हम लोग मिलते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे उनकी व्यक्तिगत राय क्या है। आप बने रहिए मेरे साथ। मैं HBN से जय चौधरी, कैमरा के साथ। धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।